After all years, let's discuss the basic English grammar. The basic knowledge of that specific grammar would be really helpful you while you are speaking English or you are writing in English as well. ठीक है, a very common words are these can, may, must, should, these type of words. You already know that. ठीक है, ये आपको पहले से पता है, ये अल्फाज बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. तो इनको हम लोग टेक्निकल ज़ुबान में क्या कहते हैं? मोडाल वर्ब्स. मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं? जो ख़ास कैफियत को बयान करते हैं. ठीक है, जैसे आप अगर कहें कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप इसको आपको लफ्ज़ी तर्जमा अगर करें तो ऐसे कहना पड़ेगा, आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश. तो इतनी लंबी बात करनी पड़ेगी. तो अब बजाय एबिलिटी वाला हम इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हम क्या कह सकते हैं? आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो कैन का वर्ड हमें क्या बताता है? एबिलिटी बताता है. ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है. तो एबिलिटी आपने बतानी हो, इजाज़त लेनी हो, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की बतानी हो, या ऑब्लिगेशन का मतलब है कोई चीज़ लाजमी या ज़रूरी हो, तो आप बता सकते हैं. मसलन कैन किस चीज़ के लिए आता है? एबिलिटी के लिए. जैसे शी कैन स्विम. इसी तरह से मैंने कहा था ही कैन स्पीक इंग्लिश. मे जो है उसका मेजर इस्तेमाल किस चीज़ के लिए है? परमिशन के लिए. ठीक है, इजाज़त के लिए आता है. जैसे आप बचपन से ही ये कहते आ रहे हैं, मे आई कम इन. ठीक है, या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर वाला. इस तरह से थर्ड है बेटा मस्ट. मस्ट का वर्ड भी बड़ा कॉमन है, आपको आता है. इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ जो ज़रूर करनी है. यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट. आपको सीट बेल्ट ज़रूर बांधनी चाहिए. शुड, बेटे शुड किस चीज़ के लिए? नसीहत के लिए आता है, एडवाइस के लिए आता है. यू शुड स्टडी मोर. आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए. इस तरह माइट कह लें या कुड कह लें, दोनों जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए आते हैं, इम्कान के लिए आते हैं. जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, जैसे इट माइट रेन. ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए मोडाल वर्ब्स के हवाले से. जब भी आप बेटे स्पीकिंग करें तो ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कैन यूज़ करना है, कहाँ पे मस्ट यूज़ करना है, कहाँ पे माइट यूज़ करना है, कहाँ पे कुड यूज़ करना है. ठीक है, सेकेंड चीज़ देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश में. जब भी हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, वो क्या है? WH क्वेश्चंस. ऐसे अल्फाज, ऐसे सवाल वाले वर्ड्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? WH से. ठीक है, तो आपको इसका वन वर्ड पता होना चाहिए. असल में हम सवाल करते किस लिए हैं? यूज टू गेट इंफॉर्मेशन, नॉट येस नो आंसर्स. ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा सवाल दो तरह के होते हैं. एक ऐसे सवाल जिनके शुरू में डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड वगैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. जैसे मैं कहूँ कि डू यू लाइक मैंगोज, तो आप कह सकते हैं यस या नो. ठीक है, तो यस या नो के अलावा आपने अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? आपके लिए नया नहीं है. फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हाट्स योर नेम. तो व्हाट आता है किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सवाल करते हैं. वेयर आता है बेटा प्लेस के लिए, जगह के लिए. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं. वेन आता है टाइम के लिए, किस चीज़ की टाइमिंग. वेन इज योर बर्थडे, कब है आपकी बर्थडे. वाई बेटा आता है रीज़न के लिए, वजह बताने के लिए. वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हैं. इसी तरह हु का मतलब होता है पर्सन या कौन. हु इज कॉलिंग, कौन बंदा भाई कॉल कर रहा है, तो हु शख्स के लिए आता है बेटा. हाउ होता है किस तरह. हाउ आता है प्रोसेस के लिए, कोई काम आप कैसे करते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए हम इसको बेटा यूज करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट ये इंग्लिश का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टाइल है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स. ठीक है, कि आप किसी के हवाले से जब किसी की तवज्जो लेते हैं, ठीक है, या आप अमूमन इन वर्ड्स को एंड पे ऐड करके अगले बंदे की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि यू आर माई स्टूडेंट्स आरंट यू, आप मेरे स्टूडेंट हैं, क्या ऐसा नहीं है. तो अगले बंदा जब वो मैं पूछूंगा सवाल क्या ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ मुतवज्जो होगा. ठीक है, तो बस आपने एक फार्मूला ये याद रखना है. अगर आप फिक्रा पॉजिटिव इस्तेमाल किया, जैसे मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, तो जो उसका सवाल बनाना है वो नेगेटिव बनाएंगे. अरंट यू, क्या ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे यू आर माई स्टूडेंट अरंट यू. अगर इसके मैंने ऑपोजिट बनाना है कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? यू आर नॉट माई स्टूडेंट आर यू, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, क्या हो आप. ठीक है, तो सवाल आपने क्या करना है, अगर पॉजिटिव फिक्रा है तो क्वेश्चन क्या होगा? नेगेटिव. अगर नेगेटिव फिक्रा है तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है,
तो ये आपने इसको बेसिक्स को ये याद रखना है। उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट है जिसको हम ये पढ़ेंगे, वो है हमारा कंडीशनल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फ़िक्रात जिनमें हम कोई ना कोई शर्त इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आप जो पॉसिबल है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या कोई इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, उसकी बेटा पहली काइंड है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं जो चीज़ें हमारी दुनिया में सच हैं। ठीक है, और इसके एक हिस्से में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, प्रेजेंट, और दूसरे हिस्से में भी प्रेजेंट ही इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इफ़ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो इट बॉयल्स, ये क्या होता है, ये उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी की अगली किस्म ये है, मशहूर ज़माना हम ये कहते हैं ना कि अगर बारिश होगी तो हम घर पर ही रहेंगे, तो फर्स्ट कंडीशनल इसको कहा जाता है। फर्स्ट कंडीशनल का मतलब है कि पहली किस्म के शर्तिया जुमले। एक लफ्ज़ में आपने याद रखना है, तो कंडीशनल उन फिक्रों को कहेंगे जिनके स्टार्ट में क्या आता है, इफ़ आता है। ठीक है, तो इफ़ का ताल्लुक अगर प्रेजेंट के साथ है टोटल, तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ठीक है, अगर उस पर आप अमल कर सकते हैं, जैसे हो सकता है सचमुच बारिश हो जाए, तो आप कहेंगे हम घर रहेंगे। बेटे उर्दू में तो हम कहते हैं ना अगर बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे, 2 दफ़ा हम गा या गे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में एक फिक्रे में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरे में विल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे। तो पहला हिस्सा इफ़ वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा हिस्सा किस में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो जो सेकंड कंडीशनल है बेटे वो क्या है, वो आप एक चीज़ को, एक सूरत हाल को फ़र्ज़ कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, वो अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं अगर ये मुस्तकबिल में ये काम हुआ तो मैं फिर ये काम करूंगा। ऐसे शर्त, जैसे वो कहता है इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर हुआ, आई वुड ट्रेवल, तो मैं सैर करूंगा, मैं सफ़र करूंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं बेटे इफ़ एनी वन कॉट चीटिंग, अगर आपने किसी कोई नकल लगाता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, ही वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, या ही वुड बी किक्ड आउट फ्रॉम द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सेकंड कंडीशनल क्या हुआ, ऐसा काम जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है लेकिन अभी हुआ नहीं है। और जो भी बेटा फर्जी काम होता है ना उसको हम पास्ट में ही करते हैं। इफ़ आई वर रिच, तो इसके एक हिस्से में आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। यहाँ पे अहम बात आपने क्या याद रखनी है कि आप अगर यहाँ पे ही भी होता तो फिर भी वाज नहीं लगना था, फिर भी वर ही लगना था। इफ़ ही वर रिच ही वुड ट्रेवल। ठीक है, तो इसमें सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पहले हिस्से में वर आएगा। तीसरी अहम चीज़ है बेटे थर्ड कंडीशनल। जो सेकंड कंडीशनल है वो तो मैंने कहा है पॉसिबल है कि हो सकता है वाकई आप अमीर हो जाएं और वाकई आप सफ़र करें। जो थर्ड कंडीशनल है ना बेटा, ये पछतावा है इंसान का, अब ये पॉसिबल नहीं है, अब पानी सर से गुजर चुका है और ये काम नहीं हो सकता। मसलन आप अपने पछतावे के इजहार के लिए ये इस्तेमाल करते हैं इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ा होता, आई वुड हैव पास्ड। ठीक है, तो मैं भी पास हो गया होता, तो जिसका ताल्लुक किसके साथ है, माजी के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज। हम किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब आपने ख्याल क्या रखना है कि दिस कहाँ पे यूज़ करना है और दैट कहाँ पे यूज़ करना है। आपको पता ही है दिस का मतलब क्या होता है, ये जो चीज़ आपके करीब हो। दिस किस चीज़ के लिए आता है, करीब हो। अब अपने आप से पूछें, अगर तो वो एक चीज़ है तो दिस आएगा, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं बेटा तो फिर दीज आएगा। ठीक है, जैसे ये मेरे सामने प्रोजेक्टर है, दिस इज़ अ प्रोजेक्टर, तो दिस आ जाएगा। अगर 3-4 प्रोजेक्टर पड़े हों तो मैं क्या कहूँगा, दीज आर प्रोजेक्टर। इसी तरह जो चीज़ बेटा दूर है मुझसे इस टाइम, जैसे मैं कहूँ कि दैट इज़ अ लैपटॉप, वो एक लैपटॉप है, तो आपने दैट को क्या कहना है, अगर ज़्यादा हो तो दोज आर लैपटॉप। सिंपल लफ्ज़ों में क्या समझे, दिस की जमा दीज है और दैट की जमा दोज है। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक सा इस्तेमाल इसको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है बेटे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस हमें क्या बताती हैं, किसी चीज़ की पोजीशन बताती हैं, टाइम के लिहाज से, जगह के लिहाज से, या उसकी डायरेक्शन के लिहाज से, कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। जैसे किसी चीज़ की प्लेस बतानी हो तो हम ऑन, इन, अंडर या बिहाइंड बता सकते हैं। ठीक है,
जैसे ये देखिए पेंसिल मेरे हाथ में है, तो हम इसको अगर मैं इस तरह से कहता हूं तो द पेंसिल इज ऑन माई हैंड, अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं तो पेंसिल इज इन माई हैंड, अगर ऐसे करता हूं तो द पेंसिल इज अंडर माई हैंड, अगर मैं ऐसे ये कर लेता हूं तो द पेंसिल इज बिहाइंड माई हैंड। ठीक है, तो इस तरह से टाइम आपने बताना है, तो टाइम के लिए भी एट भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है और इन भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे हम द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, क्लास 9 बजे सुबह शुरू होती है। इस तरह से बेटा डायरेक्शन है, तो कोई डायरेक्शन आपने बतानी है, जैसे शी वेंट इनटू द रूम। तो एक मोटी सी बात याद रखें, प्रेपोजिशन बेटा याद ही रखनी पड़ती हैं, किस लफ्ज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। कोई एक फार्मूला नहीं है जो आप सब पर लागू कर लें। ठीक है, इसी तरह से पैसिवाइज आपको मैट्रिक में भी पढ़ाए जाते हैं, उससे पहले भी पढ़ाए जाते हैं, आइट्स के अंदर भी खास तौर पर इसका यूज है कि आप जब लिखते हैं, तलहा गौर करो बेटा, जब आपने लिखना है तो आप क्या करें, जो चीज़ एक्टिव वॉइस में लिखी है उसको पैसिव वॉइस में करने की कोशिश करें, या जो पैसिव में लिखी है उसको आप एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो इसमें हमारा मकसद क्या होता है, पैसिव का मतलब तो होता है सुस्त। ठीक है बिलाल, तो हम जहां पर किसी भी शख्स को, सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस। और जहां पर हम चाहते हैं कि एक्शन का जिक्र हो लेकिन उस बंदे का जिक्र ना हो, जैसे मसलन मैं अगर ये कहना चाहता हूं कि एडमिशंस जारी हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन कर रहा हूं, बल्कि क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश में एडमिशंस जारी हैं। कौन कर रहा है, इसमें पॉइंट आउट नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को आपने क्या देख लेना है, ये बी का मतलब होना, ये तमाम इसकी फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वाज वगैरह हो। मोटी सी बात क्या याद रखें कि हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे द केक वाज बेक्ड बाय हर, उसने केक को बेक किया। द वर्क इज डन एवरी डे, काम रोजाना किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, जब आप बात करते हैं वो कंपैरेटिव्स है। हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और बाज औकात हम बताते हैं सुपरलेटिव कि ये चीज सबसे अच्छी है। ठीक है, आप सबको याद होगा गुड, बेटर, बेस्ट। जब आप किसी चीज की सादा तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं गुड, जब उस चीज का दूसरे से मुआवजा करते हैं, ठीक है, कि ये चीज उससे बेहतर है, तो हम कहते हैं दिस इज बेटर। और अगर हम कहते हैं सबसे मुआवजा करते हैं, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, तो एडजेक्टिव की पहली डिग्री वैसे तारीफ करने के लिए होती है, दूसरी डिग्री किसके लिए होती है, कंपैरिजन के लिए होती है, तीसरी डिग्री होती है जब आपने सबके साथ उसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो आप किन चीजों को कंपैरिजन करते हैं बेटा, पीपल को या थिंग्स को, चीजों को। मसलन टॉल, टॉलर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, अली इज टॉलर देन अहमद। इस तरह से बेटा सुपरलेटिव, अगर आपने किसी के कद का मुआवजा सबके साथ करना है, यानी सबसे मुराद है जो यहाँ पर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, द टॉलेस्ट। ठीक है, या ब्यूटी का मुआवजा करना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज इसको हमने पढ़ना है। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्या होते हैं, रिश्तेदार, जो फिक्रे के एक हिस्से को दूसरे के साथ मिलाते हैं। मसलन ये फिक्रा पढ़ें, द बॉय, लड़का, हु, जिसने, वॉन द प्राइज, इनाम को जीता है, इज माई ब्रदर। ये जो हु है इसने क्या किया है, बॉय का ताल्लुक जीतने के साथ, प्राइज के जीतने के साथ बनाया। ठीक है, तो इसके तरह से आपने याद रखना है। तो यही फिक्रे आप सादा लफ्जों में याद रखें। पीछे हमने पढ़े थे ना क्वेश्चन वर्ड्स हैं WH वाले, अगर WH वाला फिक्रा वो अल्फाज सेंटेंस के शुरू की बजाय दरमियान में आ जाएं, तो ये निशानी है, ये क्या होंगे, ये रिलेटिव क्लॉज होगी। ठीक है, जैसे हु अगर शुरू में हो तो हु इज कॉलिंग, कौन बंदा कॉल कर रहा है, तो हु सवाल है। जैसे मैं कहूं दिस इज द बॉय हु इज कॉलिंग, ये वो बंदा है जो कॉल कर रहा है। फिर ये नहीं कहेंगे ये वो बंदा है कौन कॉल कर रहा है, दरमियान में जब आएगा तो फिर उसका मतलब कौन की कोई के बजाय जो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बुक, ये वो बुक है दैट आई टोल्ड यू अबाउट। तो WH वर्ड्स के अलावा हम दैट भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है इनफ। तो इनफ के वर्ड को हम कहां पे यूज किया जाता है, इसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब्स हों तो उनके बाद में इसको यूज किया जाता है। जैसे मतलब वी हैव इनफ मनी, तो पैसा, मनी जो है यहां पर नाउन है
और हम इससे पहले इनफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप किसी चीज का एडजेक्टिव या कंपैरिजन कर रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं तो उसके ये बाद में आएगा। जैसे शी इज नॉट टॉल इनफ टू रीच द शेल्फ, वो इतनी लंबी नहीं है कि वो शेल्फ तक उसका हाथ पहुंच सके। अब आपके जहन में ये नहीं होगा कि आप ये नहीं, इसको इस तरह से नहीं लगाना, शी इज नॉट इनफ टॉल। क्या तरीका कार है, नाउन हो तो नाउन से पहले इनफ आता है, अगर वो क्या हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो तो उसके बाद में आता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो नाम से जाहिर है काउंटेबल क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जाता बल्कि क्या किया जाता है, मैयर किया जाता है, नापा जाता है, उनको गिना नहीं जाता। इसमें आपने ना ये बात याद रखनी है कि मसलन आपके हेयर हैं या शुगर है या राइस है, तो इसको आप फर्ज कर लें काउंट तो एक किस्म का साइंटिफिकली किया जा ही सकता है ना। आपने ये याद रखना है कि इससे मुराद है आम जिंदगी में जिस चीज को काउंट किया जाता है वो काउंटेबल नाउन है, और आम जिंदगी में जिसको काउंट नहीं किया जाता वो क्या है, अनकाउंटेबल। साइंटिफिकली नहीं देखना है कि इसको किया जा सकता है या नहीं। मसलन आप जब दुकान पे जाते हैं तो आप ये तो नहीं कहते मुझे चीनी के 95 दाने दे दो। अब हम चीनी को मैयर करते हैं, ठीक है, पाइया चीनी दे दो, आधा किलो चीनी दे दो, उसको गिना नहीं जाता, क्या जाता है, मैयर किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑरेंजेस हैं, बाज जगह पर दर्जन के हिसाब से मिलते हैं और बाज जगह पर किलो के हिसाब से मिलते हैं, जो जिसमें दुकानदार का फायदा हो वो उसके हिसाब से इसको वो सेल कर देता है, ठीक है। तो दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। तो अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जाता बल्कि क्या किया जाता है बेटा, मैयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है, डू और मेक, ठीक है। डू का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्शंस, किसी भी काम के लिए, टास्क के लिए, या कोई भी काम जो हम सर अंजाम देते हैं, जैसे डू होमवर्क, डू अ जॉब या डू योर बेस्ट। और मेक हम उस वक्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चीज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेक अ केक और मेक अ मिस्टेक और मेक अ डिसीजन, ठीक है। तो वो फैसले के एतबार से हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करती हैं, दो फिक्रात को आपस में मिलाती हैं, दो फिक्रात को आपस में जोड़ती हैं। मसलन एंड, बट, सो, बिकॉज वगैरह। तो सादा सी बात है, एंड जो है वो क्या करता है, एड्स इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है। बेटे आइट्स के अंदर भी आप जब दो फिक्रों को जोड़ेंगे ना, कंप्लेक्स फिक्रा बनाने के लिए ये चार लफ्ज याद रखो, तलहा गौर करो इस पे, एंड, बट, सो और बिकॉज। आप लेंथी फिक्रात जब बनाओगे तो उससे ज्यादा बेहतर उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एंड एड्स इंफॉर्मेशन, एंड जो है इससे हम इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। मसलन शी लाइक्स टी एंड कॉफी। बट जो है उससे हम ऑपोजिट बात करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज टॉल बट नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वो टॉल है लेकिन मजबूत नहीं है, इस तरह से। सो का मतलब होता है सो से पहले कोई काम हुआ होगा जिसका कोई रिजल्ट होगा, ठीक है। सो शोज रिजल्ट। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी भाई, सो वी स्टेड इनसाइड, लिहाजा हम घर के अंदर ही मौजूद रहे, ठीक है। बिकॉज, बेटा बिकॉज का लफ्ज कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आप लोगों ने क्या बतानी हो, रीजन जो है उसको हमने हाईलाइट करना हो, रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर है, TOO और दूसरा ये टू वाला, ठीक है। अगर आपने कोई चीज उसकी क्या बतानी है, एक्सेसिवनेस, क्या मतलब कि वो चीज जो हद से ज्यादा है, इतनी हद से ज्यादा जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम उसको क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वो इतना थक चुका है कि वो चल नहीं सकता, जैसे वो है ना, वो इतना कमजोर है कि वो कॉलेज नहीं या चल भी नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना बीमार है कि एकेडमी नहीं आ सकता। ही इज टू इल टू रीच एकेडमी, ठीक है। तो ये TOO कहां पर आता है, जहां पर कोई चीज हद से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, इट्स टू हॉट, या अगर सर्दी बहुत ज्यादा, इट्स टू कोल्ड, तो अकेला TOO भी हम इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें याद रखना, अगर TOO जो है वो फिक्रे के एंड में आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या होता है, आल्सो।
ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसी से मिलते हैं, हम कहते हैं नाइस टू मीट यू, आगे से जवाब क्या आता है, मी टू, मी टू। उसमें ये TOO जो है बेटे कहाँ पर आता है, एंड में आता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये सच और ये दैट वाला है। ठीक है, तो इनमें इनके हम चीज़ों को एम्फेसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट वॉज सच अ हॉट डे दैट वेंट स्विमिंग। ठीक है, तो इसमें बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये सच के साथ ना आप यूज़ क्या किया जाता है, एज यूज़ किया जाता है, दैट नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, एज यूज़ करना है आपने। इट वॉज सच अ डे एज वी वेंट स्विमिंग। ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपने इसको इस तरह से याद करना है। अगला बेटा स्ट्रक्चर बहुत मशहूर है, वो है इट इज़ टाइम टू डैश या इट इज़ हाई टाइम। किसी काम के करने का कोई अगर मौजू वक्त हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये अभी ये काम होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इट इज यूज्ड टू से समथिंग शुड हैपन नाउ और शुड हैव हैपेंड ऑलरेडी। ये काम अभी हो जाना चाहिए था या अभी ये हो जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं इट्स टाइम टू गो होम, भाई अब क्लास खत्म होने वाली है, आप घर जाने का टाइम है। ठीक है, या इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, यानी ये आइडियल टाइम है। जैसे एयरपोर्ट पहुंचना है कि आप 3-4 घंटे पहले चलें, तो वो क्या है, इट्स हाई टाइम, वो बेहतर टाइम है। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि जब भी हाई टाइम आएगा उसके साथ पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, आपने हाई टाइम यूज किया तो उसके साथ क्या आ जाएगा, पास्ट टेंस यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट्स नो गुड। उसके बाद या इट्स नो यूज के बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं। जैसे मशहूर ज़माना फिक्रा है ना कि अब पछताए हूत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है, तो उसमें आता है इट्स नो यूज, अब कोई फायदा नहीं है। जब ये लफ्ज यूज करना है फिर उसके बाद हमने ING फॉर्म यूज करनी है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, या इट्स नो यूज क्राइंग ओवर योर रिजल्ट, अब कोई फायदा नहीं है। जब हम कहें कि उनकी फायदा, तो उसके लिए इट्स नो यूज लगाएं। और वर्ब की, जैसे आपने कहीं पे पहुंचना था, आप पहुंचे नहीं, आप लेट हो गए, तो हम क्या कहेंगे, इट्स नो यूज रीचिंग देयर, वहां पर जाने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर सो और दैट, यूज टू शो कॉज, ये वजह, एंड इफेक्ट और उसका असर, उस पर जोर देने के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे शी वॉज सो टायर्ड, वो इतना थकी हुई थी, दैट शी फेल एस्लीप इमीजिएटली, कि वो फौरन ही सो गई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपने इस तरह से याद रखना है। सो के साथ क्या आता है, एक आप वजह बताते हैं और दैट के साथ आप उसका इफेक्ट क्रिएट करते हैं। बेटे ये एज इट इज आपने इसके तरह के डिफरेंट सवाल बताने। आज का लास्ट टॉपिक है बेटे क्वांटिफायर्स, ऐसी चीजें जो किसी भी नाउन वगैरह की या किसी चीज की तादाद को बताती हैं। मसलन आप ये लफ्ज आपके लिए बड़े मशहूर हैं, आपको आते हैं, सम या एनी। सम जो लफ्ज है ना वो कहाँ पे यूज किया जाता है, पॉजिटिव फिक्रे में यूज किया जाता है। यानी आपकी जेब में अगर कोई कुछ पैसे हैं, 500,000 को पैसे हैं आपके पास, आप क्या कह सकते हैं, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। जो एनी है ना बेटे, एनी इसका ऑपोजिट है। एनी कहाँ पे यूज किया जाता है, मनफी फिक्रात में या सवालिया फिक्रात में। जैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, अब मैं यहां पर ये नहीं कह सकता डू यू हैव सम क्वेश्चंस, सवाल में सम नहीं लगाना, क्या लगाना है, एनी लगाना है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। इस तरह ये भी मशहूर लफ्ज है मच और मैनी। ठीक है, मच और मैनी हमने पीछे पढ़ा है, काउंटेबल नाउन, और बेटे दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मच का वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे शी डजंट हैव मच टाइम, उसके पास इतना टाइम नहीं है। और मैनी जो है जिसको हम आम तौर पर क्या करते हैं, काउंट। अब आप कहेंगे टाइम तो गिन सकते हैं, बेटे टाइम हम गिनते नहीं है, टाइम को मैयर करते हैं। ठीक है, टाइम को मैयर किया जाता है, गिना नहीं जाता। इस तरह से मैनी काउंटेबल नाउन्स, जो मैनी कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो चीज हम काउंट कर सकते हैं वहां पे, जैसे देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरह से ये लफ्ज भी बड़े फेमस हैं हम आर्ट स्पीकिंग में, राइटिंग में, अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो इनमें भी आपने इसके यूज को बेटा याद रखने की कोशिश करनी है। जैसे वी हैव अलॉट ऑफ फ्रेंड्स, हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं। ठीक है, या वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, तो दोनों तरह ठीक है, अलॉट ऑफ भी कह सकते हैं और लॉट्स ऑफ भी। इस तरह शी ड्रैंक अलॉट ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट जो है बेटे वो क्या है, फ्यू और आ फ्यू।
ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने फोकस करना है। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है तकरीबन ना होने के बराबर, ठीक है, बहुत ही कम। अगर फर्ज करें 15 बच्चों की क्लास है और 2 बच्चे क्लास में आए, तो मैं क्या कहूंगा, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। अच्छा, अगर 15 स्टूडेंट हैं और 7 स्टूडेंट आ जाएं या 9 स्टूडेंट आ जाएं, तो मैं क्या कहूंगा, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी आप मुझे बताएं, फ्यू ज्यादा होता है या आ फ्यू? लफ्ज देखें, फ्यू में 3 लफ्ज हैं, 3 थोड़े हैं, आ फ्यू में 4 हो गए, ए और फ्यू। तो आ फ्यू में ज्यादा लोग होते हैं और फ्यू में कम लोग होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या फोकस करना है बेटा, लिटिल और आ लिटिल पर, ठीक है, कि आपने ये याद रखना है लिटिल का वर्ड कहां पर आता है, जहां पर तकरीबन ना होने के बराबर हो, ठीक है। तो वो चीज क्या हो, अनकाउंटेबल। जैसे मिसाल के तौर पर देयर इज लिटिल होप लेफ्ट, उम्मीद बहुत कम है, बचने की उम्मीद बहुत कम है, ठीक है। इसी तरह से आ लिटिल कहां पर आता है, जहां जो लिटिल से ज्यादा होता है, जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, ठीक है। या इसी तरह से आई हैव अ लिटिल होप, ये आना चाहिए, ठीक है। तो उसके एतबार से आपने इसको फोकस करने की कोशिश करनी है बेटे। ये थोड़े से बेसिक सेंटेंसेज हैं, इनको आप बार बार सुने, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करें, तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट बाय learning these specific concept. It can really help you to start speaking and start writing as well. Thank you.